एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अंडर 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद और खतरनाक होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था कि इस पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन में ना सिर्फ एक ही चैप्टर भरा हुआ है, वो है आर एनवायरमेंट। और सही भी है, आर एनवायरमेंट की को अगर आप लल्लू और झंडू चैप्टर समझते होंगे तो आज से आप नहीं समझेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ये मतलब पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का तो भर भर के इसमें क्वेश्चन दिया गया है। पर हमें क्या करना है भैया, हमें सीबीएसई ने जो दिया है वो तो हमें सॉल्व करना ही है। अदरवाइज क्या होगा, हम बैठे रह जाएंगे और सोचेंगे काश हम जो है वो सॉल्व कर लेते प्रैक्टिस पेपर मैम के साथ, तो हमारी जिंदगी सुधर जाती। सो आज हम लोग इसी सैंपल पेपर हो चुका है। दिस इज द प्रैक्टिस पेपर, ओके। सैंपल पेपर वी ऑलरेडी डन, ओके। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है क्यों मैम सैंपल पेपर कहाँ है, तो सैंपल पेपर ऑलरेडी हो चुका है। सारे बच्चों जिनको सैंपल पेपर चाहिए है वो आप बस यूट्यूब पे टैब पे जो है डालना, सैंपल पेपर लेटेस्ट का ईयर डाल लेना। और शिप्रा मैम बायोलॉजी के पूरा पेपर बना रखा है मैंने, ठीक है बेटा। चलो, तो आज ये जो सैंपल है, ये सैंपल कुछ केस स्टडीज का सैंपल है, ठीक है। ये कोई नॉर्मल पेपर का सैंपल नहीं है, इट इज अ केस स्टडी का सैंपल। हालांकि जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है तो आपके केमिस्ट्री का, पर इसमें से एक ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो दिया गया है बायो का, तो मैं उसको बताना चाहती हूँ। और इसमें से मैं आपको जो जो क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है वो सारे बता दूंगी, भले ही वो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे तो पढ़ लीजिए दोबारा फिर, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहां पर देखो, ये एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से 1.2 देखना आप, ठीक है। हालांकि ये केमिस्ट्री का है पर इससे आपका 1.3 क्वेश्चन सॉल्व होगा। अ स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ रिजिड कंटेनर, ठीक है, सिक्योर्ड इट टाइटली एंड स्टार्टेड टू हीट इट। अब अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो आपको यही मिलेगा, बोलो जल्दी से, CaO और CO2, ठीक है, ठीक है, CaO और आपका CO2, आई थिंक यही मिलेगा, यही मिलना भी चाहिए। तो CO2 मिल रहा है आपको। हमें जो है ये क्या हुआ, हमें इस वाली गैस से मतलब है, राइट। हमें किससे मतलब है बेटा, हमें इस गैस से मतलब है, डन। तो हमें इस गैस से मतलब है। और ये गैस क्या है बच्चों, दिस गैस इज CO2। ये गैस क्या है बच्चों, दिस इज द CO2। और आपको याद होगा कि CO2 गैस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इस CO2 गैस का इस्तेमाल हम करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अगर आपको याद होगी तो वो यही होती है, CO2 + H2O C6H12O6। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसी से मैं आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताती हूँ। ये तो केमिस्ट्री का है पर ठीक है, हमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है। गैस A ऑब्टेन्ड अबव द रिएक्टेंट, जो हमें गैस A मिली है, ठीक है, ये यूज होती है in a very important biochemical process which is occurs in the presence of sunlight। बताओ कौन सी प्रेजेंस में सनलाइट होती है, that is the photosynthesis। ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साइंस में सेक्शन तो डिवाइड होगा नहीं कि अगर आप सोचते हैं फिजिक्स का सेक्शन अलग, केमिस्ट्री का सेक्शन अलग, बायो का सेक्शन अलग, तो सेक्शन तो डिवाइड है नहीं। हो सकता है 2 क्वेश्चन मिक्स करके दे दे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फोटोसिंथेसिस। आई होप दिस इज डन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो टोटली जो है देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो अब कुल मिला के ये सारा क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का है। मुझे जो बायो का करवाना था वो मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब मैं कुल मिला के सीधे आती हूँ, मुझे कहाँ गया, कहाँ हो तुम, ओके। अब मैं तुम्हें ना एक बायो रिएक्टर का ये वाला क्वेश्चन, भले ही केमिस्ट्री में दिया हो पर मैं तुम्हें यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देती हूँ, क्योंकि बायोगैस जो है मैं सीनियर सेक्शंस में बहुत पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो वहां पर मैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो मैं इसको पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको यहीं पे सॉल्व करवा देती हूँ। ध्यान समझना। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ 5.1 to 5.5। हमें 4 देने पर हम सारे दे देते हैं। आओ बेटा चलो। इन विच ऑफ द पार्ट वुड यू फाइंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ये पूरा बायोगैस का प्लांट है, ठीक है। ये पार्ट है A, ये पार्ट है B, ये पार्ट है C, ये पार्ट है D। अब आपको ये बताना है कि कहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया हम भरते हैं। भले ये बायोलॉजी में आपने नहीं पढ़ा हो, केमिस्ट्री में पढ़ा हो, पर मैं इसे बताना चाहती हूँ क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। देखो बेटा, जो B वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। एनारोबिक डाइजेस्टर कह लो तुम। जितने भी एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो यहीं पे भरे जाते हैं,
ये जो है मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं और गैस निकलती है जिसका नाम है मीथेन। इस मीथेन को जो है हम यहाँ से बाहर कर देते हैं, पहले यहाँ कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कलेक्ट होगी मीथेन, फिर यहाँ से बाहर हो जाएगी और फिर उसको हम जनरेट कर लेंगे और यूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी इसका खतरनाक चीज बचा होगा वो यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे और खेत में भेज देंगे। समझ में आई बात? तो हमने क्या किया, हमें ये वाला जो पार्ट ये पूछ रहा है कहाँ पर रखते हैं हम एनारोबिक बैक्टीरिया को, तो हम बी वाले पार्ट पे एनारोबिक बैक्टीरिया को रखते हैं, ठीक है। बी होगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बायोगैस? बायोगैस के लिए क्या चीज करेक्ट नहीं है? देखिए, बायोगैस में इसका जो कार्बन है वो न्यूट्रल रहता है, इट इज नॉन रिन्यूएबल, इट इज नॉन रिन्यूएबल, इट इज रिन्यूएबल बेटा। राइट आंसर 5.2 का यही है, इट इज रिन्यूएबल, ठीक है। ये रिन्यूएबल होती है, नॉन रिन्यूएबल है ही नहीं, गैस बायो रिन्यूएबल है, ठीक है। तो बायोगैस रिन्यूएबल क्यों का, इसीलिए इसको बेस्ट क्यों माना जाता है? देखो, हम लोगों को ये पता है कि हमेशा गाय तो गोबर करेगी ही, गोबर तो बाहर निकालेगी ही। इस धरती से कैटल आप खत्म कर ही नहीं सकते, क्लियर है। इस धरती से आप क्या कैटल खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते। तो जब आप अपनी धरती से कैटल नहीं खत्म कर सकते, ध्यान से समझ, तो कैटल्स जो है वो हमेशा रहेंगी जब तक आपका इकोसिस्टम है, जब तक है जान जाने जहां गैया और भैंसिया बनी रहेंगी अपने यहाँ। तो गाय और भैंस रहेंगी जब तक वो गोबर निकालेंगे। ऐसा थोड़ी कि जो है तो इंसान आए तो पॉटी करेगा, वैसे ही गाय भी है तो वो गाय भी निकालेगी। तो ये हमेशा रिन्यूएबल है, हमेशा होता रहता है, होता रहता है। वैसे जैसे आपके जितने कोल पेट्रोलियम में नॉन रिन्यूएबल है, ये इतने सालों से बने हुए हैं कंप्रेशन से, ये खत्म हो जाएंगे, ये रिन्यू नहीं हो सकते, जबकि गोबर गैस रिन्यूएबल चीज है, ठीक है। विच ऑफ द, ये आपको वैसे ही मैंने आपको वीडियो बनाया वो जरूर देख लीजिएगा कि पेपर कैसे खुलेगा। तो अगर किसी को विजिबल नहीं भी होगा तो इसमें कोई बहुत तुर्रम खान चीज मैं नहीं बता रही हूँ, मैं बस पेपर को समझा रही हूँ कि इसमें आया क्या है और हम लोगों ने कैसे कैसे किया है, ठीक है। चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द स्टेप ऑफ एनारोबिक डाइजेशन? चलो हम देखते हैं कि सबसे अच्छा स्टेप क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेस्ट वाटर फीड करना, नंबर 1 स्टेप। यहाँ पर आप क्या करते हैं बच्चों, वेस्ट वाटर फीड, ठीक है। वेस्ट प्लस वाटर फीड, इसको हम कहते हैं बच्चों स्लरी। अब तुम लोग ये सोचोगे मैम आपने तो पढ़ाया नहीं, बेटा ये हो सकता है केमिस्ट्री में हो आपके, ठीक है, केमिस्ट्री में हो, पर क्योंकि मैं बायो में पढ़ाती हूँ ना ये अपने तो तुम्हारे नीट वाले बच्चों को, तो इसलिए मुझे आता है, तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे बता देती हूँ, कोई टेंशन नहीं, सर बताएंगे तो फिर बता देंगे। वेस्ट वाटर फीड, वेस्ट वाटर फीड किया हमने, फिर उसको हमने कहाँ डाला बच्चों जी, फिर उसको बाद हम डालेंगे उसको डाइजेस्टर में। तो वेस्ट वाटर के बाद देखो, हमेशा वेस्ट वाटर फीड के बाद उसे पहले आपको पानी लेना है, पानी में गोबर गैस डालनी, गोबर डालना है, गोबर के साथ आप कोई भी और चीज भी डाल सकते हैं, उसको स्लरी बनाना। स्लरी बनाने के बाद बी वाले पार्ट में डालना, उसको टोटली एनारोबिक रखना है, कुछ बैक्टीरिया डाल देना। वैसे भी जो गाय का स्टमक होता है, स्टमक का एक पार्ट होता है जिसे हम रूमिनेंट कहते हैं, रूमिन कहते हैं। दैट इज वाई जितने भी जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनको हम रूमिनेंट कहते हैं, ठीक है। उनके उस स्टमक के उस पार्ट में जो है मिथेनोबैक्टीरियम पाए जाते हैं जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब गाय जो होती है वो क्या खाती है, सेल्यूलोज खाती है, चारा खाती है, चारे में होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये जो मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करके मीथेन निकालते हैं। अब जब हम गोबर को यहाँ पे कलेक्ट कर देंगे तो इसको टोटली एनारोबिक रखिएगा, क्योंकि जो भी डाइजेशन मिथेनोबैक्टीरियम उस गोबर और आपके घर के वेस्ट का करेंगे वो इस जगह पे करेंगे जिससे मीथेन निकलेगी। इस मीथेन को हम कलेक्ट कर लेंगे डी वाले पार्ट में, फिर जनरेशन के लिए भेज देंगे। भाई जनरेट करो, जनरेशन में भेज दो, पूरे जगह सर्कुलेट करो, और जो कुछ बच गया, ठीक है, जो कुछ भी कहानी बची यहाँ पर उसको इस सी वाले पार्ट में भेज देंगे और आप अपने गार्डन में डाल लीजिए, एज अ खाद यूज करिए, ठीक है। तो सबसे पहला होगा हमें वेस्ट वाटर फीड लेंगे, वेस्ट वाटर फीड के बाद उसे डाइजेस्टर में डालेंगे, डाइजेस्टर के बाद आपकी बायोगैस बनेगी, तो यहाँ पर उस बायोगैस को कलेक्ट कर लेंगे। बायोगैस बनी, बायोगैस को कलेक्ट किया, कलेक्ट करे जनरेशन के लिए भेज दिया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट वाटर फीड डालो, ठीक है, गोबर प्लस वाटर। फिर उसके बाद एनारोबिक डाइजेस्टर में डालो, यहाँ पर कोई भी गैस नहीं आएगी, यहाँ पर गोबर में पाए जाने वाले मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया रहेंगे जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन करेंगे, साथ में अपने घर का कचरा भी इसी में डाल देना, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन होगा तो मीथेन बनेगी, मीथेन प्रोडक्शन होगा, मीथेन का कलेक्शन होगा, मीथेन का जनरेशन होगा, ये पूरा स्टेप वही है, ठीक है। उसके बाद सी में जो कुछ भी बच गया यहाँ कलेक्ट करिए और अपने गार्डन में डाल लीजिए, बढ़िया अपने जो है खेतों में डालिए, बढ़िया वो प्लांट्स उगाइए। तो राइट आंसर होगा इसका बी, ठीक है। वेस्ट वाटर फीड, डाइजेस्टर, बायोगैस, बायोगैस स्टोरेज एंड द जनरेशन, ठीक है। बायोगैस इज अ बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग केक, ठीक है, जो उपले बनाते हैं आप, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में मध्य प्रदेश में कंडे कहते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा बेटर बायोगैस क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि बायोगैस जो होती है उसमें स्मोक बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू वो जो आप उपले बनाते हैं उसके, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि भैया इसमें ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती, नंबर 1 चीज तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती। और बायोगैस जो होता है वो क्या है बच्चों, रिन्यूएबल तो है भाई, कंडे भी रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, और इनकी हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और ये स्मोक नहीं प्रोड्यूस करते। तो राइट आंसर होगा थी,
सकते हैं, सी। ठीक है, तो देखो भैया बायोगैस से आप गैस जलाओगे ना तो आपकी वो नहीं होगी, भाई गैस है, जैसे आप एलपीजी जलाते हो वैसे बायोगैस जलाओगे तो धुआं तो नहीं होगा, जबकि आप उपले जलाते हो तो कितना धुआं होता है। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, इसकी हीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, गैसेस की वैसे भी हीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सॉलिड बहुत देर में जलता है, गैस तुरंत जल जाती है। ठीक है, बायोगैस फॉर्म्ड इन द, कहाँ पे हो, कैसे बनती है बायोगैस, हमेशा याद रखिएगा आपने इसमें गोबर प्लस पानी मिलाया, उसके बाद आपने एक ऐसी जगह पे डाल दिया जहां एयर नहीं पहुंच सकती, तो प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, चलो उसके बाद देखो ये एक फूड चेन दी गई हुई है। ठीक है, अब एक फूड चेन दी गई हुई है, आपको सीधे क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान से देखते जाना। अगर 10,000 जूल सोलर एनर्जी ग्रीन प्लांट पे पड़ती है, ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी। आपको याद करिए, याद करो मेरे बच्चों कि जब सनलाइट से प्लांट पे कोई मतलब मान लो कि सनलाइट x दे रहा है, तो हमेशा देखना x एनर्जी का सिर्फ 1% ही प्लांट लेता है, बाकी सारे ट्रॉफिक लेवल पे 10% चलेगा, पर प्लांट को कितना मिलता है, सिर्फ 10% बाय सन। तो 10,000 का 1%, 10,000 का 1% कितना हो जाएगा, 10,000 का, ये 10,000 है, इसका 1% कितना हो जाएगा, 10,000 का 1% 100 जूल हो जाएगा, तो प्लांट को सिर्फ 100 जूल मिलेगी। समझ में आई बात, ये याद रखना बेटा, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सनलाइट जब प्लांट को एनर्जी देती है तो प्लांट सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट एनर्जी लेता है, 1%। कितना परसेंट एनर्जी लेता है, 1%। ठीक है, इफ रवि इज कंज्यूमिंग कर्ड एंड योगर्ट फॉर लंच, विच ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन ही शुड बी कंसिडर्ड एज ऑक्यूपाइंग। अगर रवि दही खा रहा है तो उसे हम किस ट्रॉफिक लेवल में कंसिडर करेंगे, रवि क्या है, रवि ओमनीवोर है, ओमनीवोर है। सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आते हैं भैया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद कौन आता है, हर्बीवोर, हर्बीवोर के बाद कौन आता है, कार्निवोर आता है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, रवि जो है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएगा। ओमनीवोर या कार्निवोर हमेशा थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे ही आते हैं, हर्बीवोर सेकंड पे, प्रोड्यूसर प्राइमरी पे। क्लियर है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द डीकंपोजर आर नॉट इंक्लूडेड इन फूड चेन। ये आप लोगों को मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। ट्रॉपिक लेवल पे तो भैया ऐसा है कि आप बहुत अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल के कितने क्वेश्चंस अपन लोगों ने किया, और सबसे अच्छी बात है इस प्रैक्टिस पेपर में सिर्फ और सिर्फ यही वाले क्वेश्चंस दिए, आर एनवायरनमेंट एंड द वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब बताओ हम ट्रॉपिक लेवल में हम डीकंपोजर को फूड चेन में क्यों नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि भैया प्रोड्यूसर मरेगा तो भी डीकंपोजर इसको खाएगा, हर्बीवोर खत्म होगा तो भी डीकंपोजर इसको खाएगा, कार्निवोर ओमनीवोर खत्म हो गए तो ये तो भी डीकंपोजर इसको खाएगा। तो डीकंपोजर की कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है फूड चेन में, वो हर फूड चेन के हर रेंज में कोई भी मरे ये रहते ही है। किस ट्रॉपिक लेवल में रखोगे, किसी में नहीं रख सकते, हर लेवल पे तो है ये। ठीक है, तो डीकंपोजर को हम कभी भी फूड चेन में नहीं रखते, क्योंकि ये हर ट्रॉपिक दे विल एक्ट इनटू द ईच एंड एवरी ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। ठीक है, मैटर एंड एनर्जी आर टू फंडामेंटल इनपुट ऑफ द इकोसिस्टम। बिल्कुल सही है। मूवमेंट ऑफ किसका है बताओ जल्दी से, एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है कि मल्टी डायरेक्शनल होती है, बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती ही नहीं, एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, और कंटिन्यूसली जो होती है रिपीटेडली सर्कुलेटिंग होती है। क्यों होती है, 10% लॉ आपने पढ़ा था कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको कौन खाता है, हर्बीवोर, हर्बीवोर को कौन खाता है, कार्निवोर। प्रोड्यूसर का जितना एनर्जी हर्बीवोर को मिलता है वो कितना होता है, 10%, 90% एनर्जी लॉस हो जाती है एनवायरनमेंट में, ये पढ़ा आप लोगों ने। तो कंटिन्यूसली इस तरीके से एनवायरनमेंट में एनर्जी जो है वो बनी रहती है, सर्कुलेट होती रहती है रिपीटेडली, कंटिन्यूसली। ठीक है, तो सिर्फ नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कितना जाना, 10%, 90% तो एनवायरनमेंट में ही चला जाता है बच्चों। तो इसलिए, और देखो अब अगर आप ये सोचो कि प्लांट बैठा है मैं हर्बीवोर को खा लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमेशा एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है, और हमेशा एनवायरनमेंट में एनर्जी जो होती है वो रिपीटेडली सर्कुलेट करती रहती है। तुमको मैं खाऊंगा, मेरे को कोई और खाएगा, इस तरीके से कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी उधर मिलेगा, कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट में चले जाएगा। जब आप मर जाएंगे तो वापस एनवायरनमेंट को सारी एनर्जी देते जाएंगे आप, तो कंटिन्यूसली एनर्जी सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है, Which of the following limit the number of trophic level? चलो देखते हैं। चलो हमेशा ये याद रखो कि जैसे जैसे आपका ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाता है, पढ़ा है हम लोगों ने, बताइए जल्दी से। हम लोग एक देते हैं ग्रास, ग्रास को दूसरे पेन से लिखती हूँ। ग्रास को कौन खाता है बच्चों, बताओ जल्दी से। ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, स्नेक को कौन खाता है, हॉक, स्नेक को कौन खाता है, हॉक। समझ में आई बात, ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक,
स्नेक, ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक, स्नेक को कौन खाता है? हॉक। अब आपने क्या देखा कि अगर ग्रास के पास मान लो 1000 जूल एनर्जी थी तो ग्रास हॉपर के पास कितनी आएगी? सिर्फ इसका 10%। इसका 10% कितना होगा? 10% कितना हो जाएगा इसका? 1000 का 100 जूल हो जाएगा, ठीक है। 100 का ये 10 जूल हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, वैसे मैं बहुत फास्ट हूँ, तुम्हें पता है ना कैलकुलेशन में मेरा जो है हाथ कितना तेज है। तो आप सिर्फ नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को कितना दोगे? 10%, ठीक है। 90% आप लॉस करोगे, फिर इसको कितना दोगे? 10%। 90% आप क्या करोगे? लॉस करोगे। इसको कितना दोगे? 10%। 90% आप क्या करोगे? लॉस करोगे। इसको कितना दोगे? 10%। 90% आप क्या करोगे मेरे लाल मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों को गुलजारों, लॉस। क्लियर है? तो इस तरीके से हमेशा हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का जो लेवल होता है वो कम होता जाता है, जबकि एनवायरमेंट की बढ़ती जाती है। 90% तो एनवायरमेंट को दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द, ये भी फूड चेन ही है, ठीक है, ये भी एक फूड वेब है, सॉरी, ठीक है, ये एक फूड वेब है जो कि आप देख लेना। मसल कैन बी डिस्क्राइब एज, देखो, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, ध्यान से समझना। ये क्या है? ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी डीकंपोजर है या प्रोड्यूसर है? ये आपको देखकर बताना है कि आपका मसल कहाँ गया, मसल जो है वो क्या होता है। देखो माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, आप समझना, मेरी बात को ध्यान समझना। इस पूरी फूड वेब में प्रोड्यूसर है ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल। प्रोड्यूसर, मैम कोई एनिमल कैसे प्रोड्यूसर हो सकता है? हमने तो सुना था कि हमेशा फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओए रोना नहीं है हम लोगों को। आप लोगों ने फाइटो, ये किसकी है देखोगे अगर तो ये एक्वेटिक फूड चेन है बच्चों। ये कैसी फूड वेब है? बार बार फूड चेन आ रहा है, ठीक है। ये कैसी है बच्चों? दिस इज द एक्वेटिक फूड वेब। ये कैसी है? ये एक पानी की फूड वेब है। और आप लोगों को मेरे लाल मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, एक छोटू सी चीज पढ़ाई थी जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्या पढ़ाया था? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स वो छोटे जीव है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, सबसे नंबर 1 पे यही दिया है, तो हम इसको क्या मानेंगे? प्रोड्यूसर मानेंगे। और प्रोड्यूसर क्या होते हैं बताओ? प्रोड्यूसर क्या होते हैं बताओ जल्दी से, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझना, एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फूड वेब, कि ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे ये क्या है? दीज आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या है बच्चों? दीज आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को ये क्या परफॉर्म करेंगे बच्चों? ये परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस। ये क्या परफॉर्म करेंगे बच्चों? फोटोसिंथेसिस। ध्यान समझना, ठीक है। फिर इनको कौन खाएगा बच्चों? ध्यान समझना, इनको कौन खाएगा? ज़ूप्लैंक्टन। इनको कौन खाएगा? ज़ूप्लैंक्टन। ध्यान समझो, इनको कौन खाएगा? ज़ूप्लैंक्टन। इधर आ जाओ, इनको कौन खाएगा? ज़ूप्लैंक्टन। इधर आओ, ठीक है। इनको कौन खाएगा? ज़ूप्लैंक्टन। ज़ूप्लैंक्टन को क्या खाएंगे? थोड़े हिस्से दूसरे एनिमल। एनिमल को कौन खाएगा? लार्ज एनिमल। अब मेरी बात को ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे। माइक्रोस्कोपिक एनिमल को मसल खा रहा है। मसल एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल नहीं है, मसल बड़ा होता है। ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल को खा रहा है, तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हर्बीवोर। माइक्रोस्कोपिक एनिमल हो गया हर्बीवोर। ध्यान से सुनना, ये हो गया हर्बीवोर। हर्बीवोर और शाकाहारी। और ये किसको खा रहा है? इस फूड चेन में भले इन्वॉल्व नहीं, पर आपको पता होना चाहिए ये खा रहा है प्लैंक्टॉन्स को। किसको खा रहा है? प्लैंक्टॉन्स को। वो भी किस प्लैंक्टॉन को? फाइटोप्लैंक्टन को। तो फाइटोप्लैंक्टन को ज़ूप्लैंक्टन खाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्या है बच्चों? ज़ूप्लैंक्टन। क्या है? ज़ूप्लैंक्टन, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या हो गया? ये हो गया आपके फूड वेब का सबसे पहले क्या हो गया? ये हो गया प्रोड्यूसर। ये क्या हो गया बच्चों? प्रोड्यूसर। इस प्रोड्यूसर को किसने खाया? माइक्रोस्कोपिक एनिमल, मतलब ज़ूप्लैंक्टन्स ने। और ज़ूप्लैंक्टन को किसने खाया? एनिमल ने, मतलब कि मसल ने, छोटे एनिमल ने। छोटे एनिमल को बड़े एनिमल ने खाया, जैसे क्रैब। क्रैब को और बड़े एनिमल ने खाया, जैसे डॉगफिश। तो आप क्या समझ रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं कि सबसे पहला कंज्यूमर है ज़ूप्लैंक्टन, जो कि क्या है आपका? सबसे पहला एनिमल है ज़ूप्लैंक्टन, जो कि क्या है आपका? ये हो गया आपका कैसा? प्राइमरी कंज्यूमर हुआ आपका, प्राइमरी कंज्यूमर। अगर ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ है तो आपको ये बताना है कि भाई मसल कौन सा कंज्यूमर होगा, तो ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। मेरी बात समझ में आई आपको? आई या नहीं आई? फिर से समझाती हूँ। देखो, फूड वेब में चाहे फूड वेब हो, चाहे फूड क्या नाम से चेन हो, हमेशा जो पहला लेवल होता है वो हमेशा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का ही होता है। यहाँ पर वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को दिखाई नहीं रहा है, जो कि दिखाना चाहिए था इसको। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दीज आर द प्रोड्यूसर्स।
दीज आर द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? पानी में प्रोड्यूसर कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। इनको कौन खाता है? जूप्लैंक्टॉन। तो ये जो मसल्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, ये किसको खाते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स को। तो मसल जो है, अब देखो माइक्रोस्कोप, जूप्लैंक्टॉन, जूप्लैंक्टॉन को कौन खाता है? मसल। जूप्लैंक्टॉन को कौन खाता है? मसल्स खाते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया प्रोड्यूसर। तो मसल क्या होता है बच्चों? दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर इनटू दिस फूड वेब। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोपिक एनिमल दिया है तो नीचे फाइटोप्लैंक्टॉन्स लिखा होना चाहिए था, पर नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। Which trophic level is the incorrectly identified? कार्निवोर जो होते हैं सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर हो सकते हैं, डिकम्पोजर माइक्रोबियल हेटरोट्रॉप्स है, हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर है, ओमनिवोर मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम्स, नो। ये है इस ऑप्शन के लिए करेक्ट आंसर। ये तो सैप्रोफाइट्स होते हैं ना, डेड एंड डिकेइंग चीजों से खाना लेते हैं, ये तो डिकम्पोजर होते हैं, ईस्ट वगैरह। तो इनकरेक्टली मैच जो है वो ये है। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एनिमल दिया है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल दिया है, ये किसको खा रहे होंगे बच्चों? माइक्रोस्कोपिक एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर फोटोसिंथेसिस दिखाता तो यहाँ पर वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलता, पर यहाँ फाइटोप्लैंक्टॉन नहीं बोल रहा है, यहाँ पर वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल बोल रहा है। अगर माइक्रोस्कोपिक एनिमल बोल रहा है मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, ये शाकाहारी हैं, दे आर हर्बीवोर। अगर ये हर्बीवोर है तो ये किसको खा रहे होंगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स को। फाइटोप्लैंक्टॉन क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये भी ऑर्गेनिज्म ही है पर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया? माइक्रोस्कोपिक एनिमल। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गया? मसल। क्या हो गया बच्चों? मसल हो गया, क्योंकि मसल इन छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाता है। ये छोटे ऑर्गेनिज्म किसको खाते हैं? इन फाइटोप्लैंक्टॉन्स को, जो कि यहाँ नहीं दिया गया पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो भैया, ये किसका है? फूड चेन किसकी है भैया? ग्रास है। ग्रास को मैं नहीं देख रहा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, ये ग्रास है, ये ग्रास हॉपर है, ये फ्रॉग है, ये स्नेक है। ये ग्रासलैंड की जो है ये फूड चेन है। आई होप ये वाला क्वेश्चन जो है आपको क्लियर है। अगर नहीं होगा तो मुझे बताना, ठीक है। फिर समझा रही हूँ, ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स देना चाहिए था इनको, पर इन्होंने नहीं दिया। तो तुम्हें सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल में अगर फाइटोप्लैंक्टॉन नहीं दिया है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल नीचे फाइटोप्लैंक्टॉन देना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो गए हैं, ये फाइटोप्लैंक्टॉन को खा रहे हैं जो नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। व्हाई डू ऑल फूड चेन स्टार्ट्स विद प्लांट? बताओ जल्दी से। हर जो फूड चेन होती है वो प्लांट से ही क्यों शुरू होती है, या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से ही क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो अपनी एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे तुम्हारी मम्मी हमारी मम्मियां जो है वो हमारे घर के लिए प्लांट ही तो हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं। कितना भी पैसा हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब तक मम्मी खाना नहीं बनाएंगे अपना काम नहीं चलेगा। तो भैया आपके घर पे खाना कौन बनाता है? आपके घर पे आपकी मम्मियां खाना बनाती। तो आपके पूरे फूड चेन, फूड वेब में खाना कौन बनाता है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या प्लांट। इसलिए जो खाना बनाएगा उसी से कहानी शुरू होगी ना। भाई खाना ही नहीं है, कौन किसको खाएगा? बेटा हर्बीवोर मर जाएगा तो नंबर ऑफ कार्निवोर भी घटने लगेंगे, सीधी बात है। भैया फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तुम भी निकल लोगे। जय श्री राम हो जाएगा, जय श्री राम। ओके, ये एक फूड वेब है। व्हाट टू ऑर्गेनिज्म आर कंपीटिंग फॉर फूड? देखो अब यहाँ पे पूछ रहा है इन द फूड वेब, आपको क्या लगता है कि दो लोग फूड के लिए कॉम्पीट करेंगे ना? ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर आप देखो तो ACDB ये तीनों लोग जो हैं ये एक ही ट्रॉफिक लेवल पे हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर तीनों लोग जो हैं वो एक ही ट्रॉफिक लेवल पे हैं। कौन कौन? C, D और B तीनों लोग एक ही ट्रॉफिक लेवल पे हैं। अगर देखो वैसे तो C और D भी ऑप्शन हो सकता था, पर यहाँ पे C और D नहीं दिया है, तो यहाँ पर D और जो B है इनका फूड हैबिट सेम है। तो क्योंकि लिख देती हूँ यहाँ पे, नहीं तो तुम्हें लगेगा मैंने लिखा है नहीं, क्वेश्चन क्यों नहीं लिखवाया। चलो लिख देती हूँ, D and B both have same food habit। लिख रही हूं मैं, both have same food habit। अगर दो लोग एक ही चीज खाएंगे बेटा, दो लोग, वैसे तो CDB भी है, पर यहाँ पर देखो तो CDB वाला ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन एक दिया है B and D। तो इनका जो फूड जो है ये सेम ही होगा, बिकॉज तीनों हर्बीवोर ही है, ठीक है। अगर ये प्रोड्यूसर है, ये हमेशा प्रोड्यूसर पहले होता है, ठीक है। अगर ये प्रोड्यूसर है तो हर्बीवोर सबसे पहले होगा, ठीक है। तो हर्बीवोर को कौन खा? हर्बीवोर किसको खाते हैं? प्रोड्यूसर को खा लेते हैं, ठीक है। आपके जो प्लांट है उनको खा लेते हैं। पर जो D, B, C ये तीनों एक ही ट्रॉफिक लेवल पे हैं, और ये जो तीनों ट्रॉफिक लेवल पे हैं ये हमेशा सेम टाइप का फूड खाएंगे, इसलिए हमेशा कंपीट करेंगे फूड के लिए। सो दे कंपीट फॉर फूड, सो कंपीट फॉर फूड।
तो जो सेम ट्रॉफिक लेवल पे रहता है वो हमेशा फूड को के लिए compete करता है, जो जल्दी खा लेता है वो जी जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बी एंड डी। ठीक है, तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। डन। अब तो ये वाला भी आई होप आपको वेब वाला क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एनिमल दिया गया है जो कि किसको खाते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। या यहाँ पर आप एक और चीज लिख सकते हैं, एल्गी। एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करता है, उसको भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल खा सकते हैं। तो ये वाली जो वेब है इसमें प्रोड्यूसर्स को दिया नहीं गया है, ठीक है, पर आपको कंसिडर करना है कि जो इसको ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल किसको खा रहे हैं? या तो एल्गी को खा रहे हैं या तो फाइटोप्लैंक्टन्स, ये दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, ये वाला भी क्लियर हो गया, क्योंकि डी और बी एक ही ट्रॉफिक लेवल पे हैं, इसलिए सेम टाइप का फूड खाएंगे, इसलिए कंपीट करेंगे। वैसे तो सी होना चाहिए, पर सी के साथ करेक्ट ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है किसी के साथ। चलिए डन है, आगे देखते हैं क्या है भाई। आपको स्टेटमेंट देखना है और किसके साथ करेक्ट मैचिंग हो रही है आपके स्टेटमेंट में। चलिए देखते हैं। नंबर 1, रिफ्यूज। अगर आप इसमें लिख रहा है रिफ्यूज, आप किन चीजों को रिफ्यूज करते हैं? जो लेस पैकेज होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आप उन चीजों को कभी रिफ्यूज नहीं करते। ठीक है, रिड्यूस क्या करते हैं? रिड्यूस किसी भी चीज को रिड्यूस करना, आपको नहीं चाहते आप ज्यादा यूज करना, तो उसको जाके आप हॉस्पिटल और स्कूल में दान दे देंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी रिडक्शन होगा, आपको यूज ही नहीं करना है। रीयूज, अगर आप रीयूज की बात करें तो नॉट यूजिंग सिंगल प्लास्टिक, सिंगल प्लास्टिक का यूज नहीं करना रीयूज होता है? नहीं, रीयूज का मतलब अगर आपके पास प्लास्टिक है तो उसको अपने घर में रखिए, बार बार उसका नया प्लास्टिक मत खरीदिए। ठीक है, आप उसी को बार बार यूज करते जाइए। वैसे तो प्लास्टिक यूज करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद रीपर्पस, आप कोई चीज लेके आए हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल आप पानी पीने के लिए तेल के साथ लाए थे, पर अब उसका वो यूज नहीं है, तो आप उसका फ्लावर पॉट बना ले, तो ये रीपर्पस हो गया, तो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज अ गुड प्रैक्टिस, बट रिसाइकल्ड पेपर शुड नॉट बी यूज एज अ पैकेजिंग। रिसाइकलिंग ऑफ अ पेपर इज अ गुड थिंग, पर आप उस रिसाइकल पेपर को फूड पैकेजिंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इवन आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज अगर आपको न्यूज पेपर में पैक करके मिलती है, नॉर्मल पेपर में भी पैक करके मिलती है और वो गर्म है, तो उसे बेटा जी गलती से खाइयो मत। समझ में आई बात? कोई भी ऐसी चीज जो आपको पेपर में पैक करके मिलती है और पेपर में अगर लिखा हुआ तब तो आपकी जान के लिए खतरा ही खतरा है। इवन भी पेपर में आपको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर किससे बना है? सेल्यूलोज से, पेड़ों से बना हुआ है। और सेल्यूलोज जब डिग्रेड होता तो उससे क्या निकलती? मीथेन। मीथेन आपके डायरेक्टली शरीर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। और क्योंकि पेपर है, कितने सारे लोगों के हाथ में पॉटी होगा, पॉटी से हाथ नहीं धोया होगा, फिर आपके शरीर में भी चला जाएगा, तो गंदगी है ना यार, तो इससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और क्योंकि आप कोई चीज डाल रहे हैं तो डिग्रेड होगा पेपर, तो मीथेन निकलेगी, मीथेन डायरेक्टली आपके शरीर में जाएगी, तो ये पॉइजनस भी हो सकती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज आपको ये बताना है अकॉर्डिंग टू द वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, आपको ये बताना है कि वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट किया जाता है। वेट वेस्ट कौन सा होता है? चलो देखते हैं। वेट वेस्ट कौन सा है, ड्राई वेस्ट कौन सा है, और खतरनाक वेस्ट कौन सा है? कुक्ड फूड, वेट वेस्ट वेजिटेबल पील्स, या लेफ्ट ओवर फूड, अनकुक्ड फूड, ठीक है, कॉफी टी पाउडर। देखो हम शुरू करते हैं हैजार्डेड वेस्ट से। मैं तो ऐसे शुरू करती हूँ। हैजार्डेड वेस्ट वो होता है जिसमें ब्लेड आते हैं, रेजर्स आते हैं, तो ब्लेड और रेजर कहीं नहीं दिया है सिवाय इसके। जहां पर भी हैजार्डस वेस्ट वो होता है कि अगर आपने उसको खुले में फेंक दिया और गलती से किसी का पैर पहुंच गया तो आपकी जान भी जा सकती है। तो ये कौन है भैया? एक्सपायर्ड मेडिसिन, रेजर, ठीक है, पेंट कैंस, रेजर्स, ब्लेड्स खतरनाक होते हैं। इवन सिरिंज, आपको पता है जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, इसको बहुत ही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, नहीं तो पता चला किसी को हेपेटाइटिस था, उसकी सिरिंज आपने ऐसी खोल दी, आपका पैर उस पर पड़ गया, तो आपको भी हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी। ठीक है, वैसे भी प्लास्टिक, कैरी बैग्स, बॉटल, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, ये सब तो होता है ड्राई वेस्ट। बाकी जितने पाउडर, गार्डन वेस्ट हो गया, ये सब हो गया आपके वेट वेस्ट। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है, आपको वेस्ट सेग्रीगेट करना चाहिए। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए वो देखते हैं। लेस वेस्ट गोज टू द लैंडफिल्स, बेटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट। उसके बाद हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट, रिजल्टिंग द डिटेरियोरेशन ऑफ द वेस्ट, पिकर हेल्थ। ये क्या है? देखो भैया, आप अगर वेस्ट को सेग्रीगेट कर देंगे तो जो लैंडफिल होता है, लैंडफिल में कैसा वेस्ट जाता है? जो डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है, जो धीरे धीरे डिग्रेड होता है, एनवायरमेंट में सालों साल लग जाते हैं, तो लैंडफिल में कम वेस्ट पहुंचेगा। ठीक है, बल्क कम होगा तो जल्दी डाइजेशन होगा, जल्दी डिग्रेड होगा जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है, तो लैंडफिल पे कम वेस्ट पहुंचेगा। साथ ही साथ ये पब्लिक हेल्थ के लिए ठीक भी है, जहां पर नॉन डिग्रेडेबल वो चाहिए, जाना चाहिए वेस्ट, वहां पर आपने कैटल, काउ डंग भेज दिया, सब्जी का छिलका भेज दिया, तो जब वो जल्दी सड़ जाएगा तो उससे बीमारियां भी फैलेंगी, तो इससे पब्लिक हेल्थ भी सही रहेगी। तो 1 and 2 इज द परफेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द 8। हाँ, 1 इज करेक्ट। ठीक, 8.4। अच्छा देखो भाई, तुमने वेस्ट को सेग्रीगेट कर लिया, इससे
वेस्ट पिकर की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही बीमार पड़ेगा, ठीक है। रिड्यूसिंग वेस्ट, भाई तुम्हारे पास तो उतना वेस्ट था तो उसको सेग्रीगेट कर लिया, तो वेस्ट का नंबर थोड़ी कम हो गया, वो तो उतना ही रहा वेस्ट का अमाउंट। व्हेन रिसाइकलिंग अ पेपर, इस पूरे पेपर में ना यही चीज है बार बार। व्हेन रिसाइकलिंग अ प्लास्टिक वेस्ट बॉटल व्हाट शुड यू डू विद कैप, ठीक है। जब हम चाहते हैं कि हम कैप और बॉटल को सेग्रीगेट करें तो इसको कहाँ डाला जाता है, तुमको पता है? कैप और बॉटल इन दोनों की अलग अलग जगह होती है, समझ में आई बात? जो कैप होता है वो हमेशा, ध्यान सुनना, जो कैप होता है वो हमेशा कचड़े में जाता है। कैप रिसाइकल वाला होता है, रिसाइकल हो जाता है मतलब, और डिग्रेडेबल भी है, तो कैप को हमेशा जो है गार्बेज में डाल देते हैं, जबकि हमेशा जो प्लास्टिक बॉटल होती है उसको रिसाइकल बिन में डाला जाता है। जो कैप होती है वो डिग्रेडेबल होती है, वो डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। अगला सवाल देखते हैं, ओके इसी का है। चलो, बायोगैस किसका मिक्सचर है? चलो देखो, जिसमें भी मीथेन होगा, मीथेन तो भैया एक ही जगह है, वो है राइट आंसर इज बी, ठीक है। ज्यादा सोचना ही नहीं है, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ठीक है। मीथेन कहीं और तो नहीं है, ठीक। रॉ मटेरियल बायोगैस प्लांट के लिए क्या यूज करते हैं? सब कुछ यूज करते हैं, क्रॉप रेजिड्यू, फूड वेस्ट, एनिमल डंग, सब कुछ बायोगैस, सब चीज, सबसे ही बायोगैस बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज करेक्ट लेबलिंग आपको बतानी है। ए में मैंने क्या बोला था कि आपको गोबर और पानी लेना है, इसको स्लरी कहते हैं, तो स्लरी तो एक ही जगह दी हुई है, राइट आंसर इज बी। बायोगैस इज अ बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग केक, क्यों? ये चीज थी, सही थी भैया, इसमें हाई हीटिंग कैपेसिटी होती है और विदाउट स्मोक होता है, तो 3 और 4 ये पहले ही तो डिस्कस कर चुके थे, ये तो हो चुका था, ये तो सेम क्वेश्चन है, ये क्यों है सेम क्वेश्चन क्यों है? चलो कोई बात नहीं, ये वाला भी सेम हो चुका था। अगर 10,000 जूल ग्रीन प्लांट को मिली तो कितनी फूड में हुई? 100 जूल, ठीक है। मिस्टर एक्स, ये सेम हो चुका है, सेम क्वेश्चन क्यों रिपीट कर रहे हो भाई साहब? मेरे बच्चों को सब आता है, इनको झंडू पंचारिस तुम मत समझना। लास्ट क्वेश्चन पे आओ सीधे। तुम देखो सीबीएसई भी ऐसी प्रॉब्लम्स कर सकता है तुमको। और एक चीज, तुम्हें एक और चीज बताऊं, तुम इस सारे क्वेश्चंस को इंटरनेट में डालोगे ना तो वैसे सारे आंसर मिल जाएंगे। तो अगर तुम ये सोचते हो ना कि क्वेश्चन का कोई अलग बंच, कोई भगवान लोग बोलेंगे सीबीएसई को, तथास्तु, जाओ बच्चों, आज तुमको ये सैंपल क्वेश्चन मिलेंगे और ये कहीं नहीं दिए होंगे, ऐसा नहीं है। इवन सीबीएसई भी जो होते हैं ये ऑलरेडी फाउंड क्वेश्चंस को ही वापस से रीलोकेट आपको पेपर में करके दे देता है। और आपको लगता है सीबीएसई का पेपर नहीं हुआ, सीबीएसई का पेपर नहीं हुआ। बेटा ऑलरेडी सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नया है, तुम्हारी शिप्रा मैम ने तुम्हें इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, और आगे आने वाला जो 1 महीना है तुमको इतनी लड़ाई होने वाली तुम्हारी, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम एक ही क्वेश्चन को 1500 बार को सॉल्व करोगे। अगर तुम्हें बायोलॉजी ढंग से पढ़नी है तो अभी भी तुम्हारे पास समय है, मैं पूरी चीजें एक बार फिर से रिवाइज करवाने वाली हूँ। और अगर किसी को नहीं पता है तो कल सुबह होगा वेकअप विद शिप्रा मैम, समझ में आई बात? जो बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, वेकअप विद शिप्रा मैम कल हम करेंगे, ठीक है। वेकअप विद शिप्रा मैम, वेकअप विद शिप्रा मैम ये एक ऐसा रिवोल्यूशनरी सेशन है जो सुबह 5 बजे होता है, और क्योंकि ठंडी है, सर्दी का दिन है, तो हम उठ भी नहीं पाते। पर ये सेशन मैं सिर्फ इसलिए ऑर्गेनाइज करा रही हूँ कि भैया देखो, मुझे भी उठना पड़ेगा, मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये सेशन सिर्फ इसलिए ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है ताकि आपकी प्रैक्टिस बन सके। तो 5 PM पे हम सॉल्व करेंगे वेकअप विद शिप्रा मैम, ठीक है। 5 बजे याद रखना ये चीज। अगर जो बच्चे नहीं आओगे, मिस कर जाओगे। इसमें मैं क्या कराऊंगी, इसमें मैं एनसीईआरटी हाईलाइट लाइफ प्रोसेस की कराऊंगी, पर हर पेज के बाद मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, ताकि मुझे पता तो चले कि आपको एनसीईआरटी बन भी रही है या नहीं रही है, ठीक है। तो कल क्वेश्चन भी होगा साथ ही साथ, ठीक है। चलो आ जाओ, लास्ट देखते हैं। चलो, विच ट्रॉफिक लेवल इज इनकरेक्टली डिफाइंड? कार्निवल, ये भी तो हो चुका है यार, ये भी तो हो चुका है, सेम चीज थी। ये देखो, मसल को हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। ये तो हो चुकी, ग्रासलैंड है, ओके, सारे हो चुके हैं, आई होप, हाँ डन हो चुका है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियल टुडे सोसाइटी due to an increased population, the generation of waste double day by day, बिल्कुल सही बात है। Moreover, the increase in waste is affecting the lives of many people, बिल्कुल सही बात है। Waste management is the managing of waste by the disposal, ये passages के क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, ठीक है। The waste management needs proper technique keeping in the mind the environmental section. For instance, there are various methods and technique by which the waste is disposed. You must have come across 5R, ठीक है। 5R कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए 5R क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल तो है, पर ये 2 और क्या है ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है। ठीक, अरे और दिया हुआ है यार, ठीक है। तो 5R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिपर्पस एंड रिफ्यूज, लिख दूं? दिया हुआ है यार, रिड्यूस,
रीयूज, रिसाइकल, रिपर्पस एंड रिफ्यूज। रिपर्पस, ठीक है, स्पेलिंग तो देख लो रे, कितना प्यारा लिख रही हूं मैं। पता नहीं क्यों 10th क्लास में मेरी और बेकार हैंडराइटिंग हो जाती, तुम्हें ज्यादा लिखना नहीं होता ना। रिपर्पस एंड क्या हो गया, रिफ्यूज। तो या तो आप कम यूज करिए, या तो बार बार उसी चीज को यूज करते रहिए, या तो रिसाइकल में डाल दीजिए, या तो रिपर्पस करिए उसको, या तो रिफ्यूज करिए। हमें नहीं चाहिए है। कोई अगर आपका दुकान वाला दे भी ना तो तुम बोले तुम पागल है क्या, हमें नहीं चाहिए, चलो आ जाओ। चूज द वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी दैट मैच्ड विद द करेक्ट वो एग्जाम्पल। रिफ्यूज, चूज द प्रोडक्ट, यूज लेस पैकेजिंग, रिड्यूस, गिव अनवांटेड टॉयज बुक्स टू द हॉस्पिटल स्कूल। ये तो सही, ये भी हो चुका है यार, ये भी हो चुका है, ठीक है। तो आई थिंक ये हो चुके हैं सारे। ओके, मैं देख लूं और कुछ तो नहीं है। इफेक्टिव सेग्रीगेशन, ये भी हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये नहीं हुआ, ये बता देती हूँ, बाकी सारे हो चुके हैं, ठीक है। तो सीबीएसई जो है वेरी चालाक ब्रो। सीबीएसई को लगता है कि हम पेपर का लेंथ बढ़ा देंगे और बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा। इसमें 3 तो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट है, ठीक है। गिव द ग्राफ शोज द अगर आपको और भी कुछ सीबीएसई में मिले और वो आपको मेरे से साथ सॉल्व करवाना है तो आप एक काम करना, कमेंट सेक्शन में नीचे लिंक डाल देना, कल आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं तो रेडी रहती हूँ, धड़ाधड़ सोल्यूशन, कोई अपने आगे टिकेगा नहीं बेटा, ठीक है। तो चलो बेटा देखते हैं ध्यान से। देखो 62 जो है ये 62 अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो डम्प्ड वेस्ट जो है ग्रीन जनरेशन, कितना वेस्ट जनरेट हुआ है, वो हुआ है 62, ठीक है। 62% मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद कितना डंप किया गया, हम लोगों ने कितना डंप किया, तो इतना वेस्ट जनरेट हुआ, पर डंप कितना मिला हमें, सिर्फ 42%। ट्रीट कितना किया गया हमने, हमारे पास सिर्फ इतना, मतलब ये मान लो ट्रीट 20% हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ये कि भैया सिर्फ हम 15 से 20% जितना वेस्ट हम बनाते हैं उसका सिर्फ, अगर हम 70% वेस्ट बना रहे हैं तो सिर्फ 42% ही हम वेस्ट किसी को दे रहे हैं, भैया तुम ले जाओ। उसमें ट्रीट कितना हो रहा है, सिर्फ 20%। तो भैया जितना भी वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसका सिर्फ 15% तो आप ट्रीट ही कर रहे हो, ठीक है। और जितना आपने बनाया क्या उतना वेस्ट कलेक्ट किया गया घरों से, नहीं, लेस देन 60% वेस्ट आप कलेक्ट कर रहे हो। तो सबसे ये लो सक्सेस रेट हमारे यहाँ सिर्फ इसीलिए, जितना वेस्ट हम घर में बनाते हैं उतना देते ही नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ जितना दिए उतना प्रोसेस नहीं हुआ। तो राइट आंसर इसका होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं आपको स्केड्यूल बताना चाहती हूँ आज से कल तक का, ठीक है। ध्यान सुनिए, कल है सुबह 5 बजे, ठीक है। कल की बात मेरे साथ, कल सुबह 5 AM पे आपको मिलना है लाइव प्रोसेस के एनसीईआरटी हाइलाइट्स के साथ जितनी बची हुई है हमारी। साथ ही साथ इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे हर पेज के बाद, ठीक है। तो कल होगा भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी सुबह 5 बजे, साथ में एनसीईआरटी हाईलाइट होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, साथ में एनसीईआरटी हाईलाइट होगा। जो बच्चे सुबह 5 बजे नहीं उठे ना, फिर मैं दोबारा 5 बजे का सेशन नहीं लाऊंगी, ये भी बात गारंटीड है, ठीक है। उसके बाद कल रात 8 बजे 8 PM आपको मिलेगा एक लाइव इंटरैक्टिव सेशन मेरे साथ, प्लस मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि होंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रॉकेट प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। दिस इज द रॉकेट प्रैक्टिस सेशन और ये हम कल करेंगे रॉकेट प्रैक्टिस, ठीक है। ये है आपके कल का शेड्यूल, 5 बजे और 8 बजे मैं आपको मिलने वाली हूँ। सो ये था आपका सीबीएसई का क्या, दिस इज द सीबीएसई प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, जो कि इतना कोई हार्ड नहीं था, एक ही तो चैप्टर था भैया, इसमें तो कोई और चैप्टर भी नहीं था। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया। अगर कोई और सैम्पल पेपर है ना, मुझे कमेंट में एक बार पिंग कर देना तो मैं उसको भी बना दूंगी, ठीक है। मुझे ये वाला मिला तो मैंने आपको करवा दिया। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। बायोलॉजी का बेताज भाषा सिर्फ आपको आपकी प्यारी मैम के साथ ही बनना, गला बैठा जा रहा है, जान जाई जा रही है, फिर भी मैम वीडियो बनाई जा रही, क्यों? ताकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, और ये गारंटी है मेरी कि नहीं होगा, बस तुम 1 महीना मेरे साथ पढ़ते रहो। आई होप आपको समझ में आया, आई होप यू लर्न, आई होप यू एंजॉयड। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।